हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। बच्चे जो आपके वर्कशीट चल रहे हैं मार्च महीने के, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 7 का विषय है विज्ञान, जो कि हिंदी माध्यम का 2020-21 का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार वर्कशीट के सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अपना विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिखना है, पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, शाला का नाम यहाँ पर और कक्षा आपको यहाँ पर लिखनी है। पूर्णांक आपको 50 कराएगा और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए उनको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आप वर्कशीट पर कर हमें यहाँ से प्रारंभ करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बूझो साइकिल चलाना सीख रहा था, तभी साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वह गिर पड़ा और उसे घुटने में चोट लग गई। चोट वाले स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और चोट वाले स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। तो बूझो यह देखकर आश्चर्यचकित है। बूझो के कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रक्त का बहना रुक गया, इसका क्या कारण हो सकता है। तो रक्त का थक्का जमने के कारण रक्त का बहना रुक गया, क्योंकि जब रक्त का थक्का जम जाता है तो रक्त नहीं लगता, रक्त नहीं निकलता जहाँ पर चोट लगी होती है। दूसरा है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन होने के कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। ठीक है, रक्त में क्या पाया जाता है बच्चों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तीसरा है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों, रक्त में लाल रक्त कणिकाएं और संयुक्त रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा आदि की जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। तो एक्ट प्लेटलेट्स। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाए बच्चों। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में हमें क्या देखिए, यहाँ पर एक सेल दी गई है, विद्युत बल्ब दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा स्विच दिया गया है, स्विच ऑफ स्थिति दी गई है, बैटरी दी गई है, संयोजित तार दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उनका आंसर हमें देना है। तो पहले देखिए, उपरोक्त चित्र में विद्युत परिपथ में कुछ अवयवों के प्रतीक दिए गए हैं। ठीक है, प्रतीकों की सहायता से बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। साथ ही आरेख में यह प्रदर्शित कीजिए कि किस परिस्थिति में विद्युत बल्ब दीप्त होगा। तो बंद विद्युत परिपथ आरेख, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर तो खुला विद्युत परिपथ आरेख आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना देना है। देखिए, बंद परिपथ और खुला विद्युत परिपथ यहाँ पर दिए गए होंगे आपको, देखिए स्विच दिए गए हैं, तो इस तरीके से आपको बना देना है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत बल्ब दिया गया है, सारे जो डायग्राम दिए गए हैं यहाँ पर आपको बना देना है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे प्रश्न क्रमांक 3, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखिए। तो बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक, गले में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से उत्तल दर्पण का उपयोग क्या हम वाहनों में साधन के रूप में करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको एक एक उपयोग लिख देना है, मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चाल एवं दूरी के समय, चाल दूरी तथा समय के भी संबंध का। तो चाल बराबर आपको होता है दूरी बटे समय, नहीं तो आप दूरी बराबर चाल इंटू समय भी ले सकते हैं, लेकिन आप चाल बराबर दूरी बटे समय लिखेंगे तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट का नंबर का, यदि आपके घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या। तो प्रकाश की उपस्थिति में दीवार में प्रतिबिंब प्रतीत होगा। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कांच के 3 गिलास लीजिए, तो तीनों में क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी एवं ठंडा पानी लीजिए। तीनों में बर्फ के टुकड़े डालकर 5 मिनट बाद तीनों गिलासों में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले साधारण पानी है, इसमें गुनगुना पानी है, इसमें ठंडा पानी है। तो इसमें क्या है, हमें क्या करना है, तीनों में साधारण पानी और ठंडा पानी लीजिए, तीनों में बर्फ़ के टुकड़े डालकर देखिए। तो बर्फ़ का टुकड़ा सामने हम, आप चाहें तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो साधारण पानी की अपेक्षा गुनगुने पानी में बर्फ़ जल्दी पिघल जाएगी और ठंडे पानी में देर से पिघलेगी। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष पर निकले पहुँचे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए, यहाँ पर चौथे का फर्स्ट है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें चीख क्यों आ जाती है। क्योंकि धूल युक्त कण नाक के क्या है, नाक के रोम में फंस जाते हैं। कभी कभी ये कण क्या है, नाक गुहा के पार चले जाते हैं, तब वे गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिससे परिणामस्वरूप हमें चीख आती है। इस तरीके से बच्चों आपको आंसर लिख देना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की क्या है, गत्ते की एक गोलाकार आकृति लीजिए। इस आकृति को 7 बराबर खंडों में बांट लीजिए। क्या है, इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 बल्लों से पेंट कीजिए। आकृति के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाइए, उसमें पेंसिल डालकर फिरकी बनाइए, वह फिरकी को तेज़ी से घुमाइए। आपको रंग कैसा दिखाई देगा, आपका अनुभव लिखिए। तो फिरकी को तेज़ी से घुमाने पर तो वर्ण रंग आपस में क्या है, मिल जाते हैं तथा फिरकी सफ़ेद सी प्रतीत होती है। इसे गोलाकार आकृति को न्यूटन की डिस्क कहते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आंसर लिख दिएगा, यह भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। यह आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक होने पर अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए MgOH जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रतियम लेते हैं। यह अम्ल प्रभाव के उदासीनीकरण को कम कर देते हैं। ठीक है, फिर सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है। तो ऊन जो होती है ऊष्मारोधी होती है, इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर के ठंडे परिवर्तन की ओर
विकसित होने से रोकती है और हमें क्या उष्णता का अनुभव कराती है, यानी कि जो जितनी भी ठंडाई हमें हमारे ऊपर शरीर में नहीं आने देती। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों, दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखें और निम्न बिंदुओं के आधार पर वस्तु स्वयं और प्रतिबिंब की तुलना कीजिए। तो आकार के आधार पर, दर्पण से दूरी के आधार पर और दाएं बाएं की उपस्थिति के आधार पर। तो पहले आदि की आकार के आधार पर समान आकार का होना, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी, इस तरीके से सेकंड पॉइंट करके लिख देना। थर्ड आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर होती है जितनी की दर्पण बिंब से दूरी। तीसरा, तो दर्पण में बायां और यदि हम दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में सीधा दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ले लेना है। फिर एक कागज़ पर अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड बड़े अक्षर तक सभी वर्णों को लिखिए। वह दर्पण के सामने ले जाने पर वर्णों में क्या परिवर्तन हुआ लिखिए। तो ए कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बी इस तरीके से देखेगा, सी आप इस तरीके से दर्पण में देखेंगे, सी इस तरीके से देखेगा, डी है ना वो आप ऐसे बनाते हैं लेकिन दर्पण में आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसी प्रकार ई आप ऐसे बनाते हैं और दर्पण में आपको ई इस प्रकार से दिखेगा। एफ आप ऐसा बनाते हैं और दर्पण में आपको एफ इस प्रकार से दिखेगा बच्चों। फिर एच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा बच्चों। आई में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जे में परिवर्तन आएगा, जे आप ऐसे बनाते हैं लेकिन जे आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, के तो के इस प्रकार से दिखेगा। इसी तरीके से एल आप देखेंगे तो एल ऐसा दिखेगा और एन ऐसा दिखेगा। ठीक है, और वो आपको इस तरीके से दिखेगा, वो में भी परिवर्तन नहीं होगा, पी में परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर सभी को लिख लीजिए। ठीक है, आई होप आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बच्चों अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ, तो आपको क्या है गूगल पर सर्च करना होगा SKT क्लास 7 वर्कशीट मार्च महीने, तो आपको सभी की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोजेक्ट कार्ड आ गया। प्रोजेक्ट कार्ड में देखते हैं प्रश्न छात्र अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो 20 नंबर के रहेंगे टोटल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कितनी मार्च को, 22 मार्च को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है जल चक्र से संबंधित प्रक्रमों को चित्र द्वारा समझाइए। तो हमें क्या जल चक्र का चित्र बनाना है, किस प्रकार। सबसे पहले वर्षा आई, फिर क्या है नदी, तालाब, झरने, जितना भी प्रक्रम होता है यहाँ पर आपको बनाकर उसका क्या है बता देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं। ऐसा करने में भौमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भौमजल स्तर नीचे गिर जाएगा जब चोमंडल स्तर पाइपों से नीचे चला जाएगा, फिर इसमें जल नहीं निकाला जा सकेगा। इस तरीके से आंसर होता है। फिर देखिए भौमजल स्तर की पुनःपूर्ति किस प्रकार से होती है। तो वर्षा जल अन्य स्रोतों को जैसे नदियों और तालाबों में रिक्त स्थानों और दरारों से भर देता है। अतः इस प्रकार द्वारा जल के उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनःपूर्ति होती है, नदियों द्वारा होती है, तालाबों द्वारा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का हो गया है और हमारा क्या जो सॉल्यूशन भी हो गया है मार्च माह के वर्कशीट का। ठीक है, तो इस तरीके से ये था आपका वर्कशीट। ठीक है, तो आज हमने देखा कक्षा 7 के वर्कशीट का विज्ञान का फुल। अगर बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करो। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं।